हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 24 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। शुरुआत करेंगे रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी डांसिंग टर्टल्स रॉक। पीएम मोदी ने गुजरात में भारत के पहले 9000 हार्स पावर वाले लोकोमोटिव इंजन का परियोजना का उद्घाटन किया है। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये दूसरी भारतीय बन गई हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली। इनको इनके हार्ट ऑफ लैंप रचना के लिए, जो कि एक कविताओं का संग्रह है, उसके लिए मिला हुआ है। इसके अलावा 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भारत बनेगा। और मंगल ग्रह पर भारतीय शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक घड़ी जोरोसाइट की संभावना व्यक्त की है और इसको बताया है कि एक प्राकृतिक घड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े यूजर्स के लिए। सिरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर का बहुत ही फेमस उत्सव है। ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जेंटीना ये मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित देश हो गया है। अर्जेंटीना में 140% से ज़्यादा का इस समय चल रहा है इन्फ्लेशन। इसके अलावा 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA की मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई श्रीलंका में। इस बार की थीम इसकी थी सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर दूसरी बार डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 8 साल का बैन लगाया गया है। और साइबर अपराध के मामलों में तेजी से निपटान के लिए E0 FIR सुविधा शुरू की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे। राफेल स्ट्रेटेजी के आई हुई है, जिसको लेना है वो जाकर MGT ऐप से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने अपने कूटनीतिक प्रयास के तहत कितने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए? तो दोस्तों, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर जो चलाई थी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या क्या चीज़ किया गया, इसके अलावा कैसे पाकिस्तान टेरर को फंडिंग वगैरह करता है, इस सब को पूरा एक्सपोज करने के लिए, दुनिया भर की लीडरशिप को बताने के लिए भारत सरकार ने एक विपक्षी दलों का एक कमेटी बनाया है सर्वदलीय मिला करके, मतलब कि एक प्रकार से जिसमें लगभग सभी प्रमुख दल शामिल हो, तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया है। इन प्रतिनिधिमंडल में 7 ऐसे व्यक्ति चुने गए हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, जाएंगे दुनिया भर में, कई देशों में जाएंगे और वहां जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी टेरर ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने जब उधर से रिटेलिएशन किया तो भारत ने फिर उनके 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए। तो इसलिए इस सब चीज़ों को, और ऐसा हम लोगों ने क्यों स्टेप उठाया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार टेरर फंडिंग करना और यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाना ये करता रहता है। आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादी लॉन्च पैड्स बनाकर रखता है और उसके बाद भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। तो भारत अब इसका जवाब किस प्रकार से देगा? ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया पैमाना सेट कर दिया है। अब इसी के बारे में दुनिया भर के लोगों को बताना है कि भाई देखो, अगर हम लोग इससे भी बढ़कर आगे कुछ करें तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे चीज़ें करते हैं। और अब प्रूफ ये है, ये देख लो क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखो, UN जो है, यूनाइटेड नेशन, ये तो हो चुका है, इसको पोलियो हो गया है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए UN डे पोलियो डे एक ही दिन मनाया जाता है। खैर, UN का कोई मतलब है नहीं, ये बना था विश्व शांति के लिए, 1945 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है आज के टाइम पर। आज के टाइम पर यही है कि भाई कितने देश तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पक्ष में हैं, वही समझो कि तुम हो मजबूत। इसीलिए फिर अब भारत ने दूसरा तरीका अपनाया है कि जो अपने मित्र मुल्क हैं उनके पास जा करके सबूत दिखाएं और जा करके बताएं कि क्या क्या पाकिस्तान कर रहा है, तो एक प्रकार से हमारे पक्ष में खड़े रहो। तो ये करने का भारत प्रयास कर रहा है। अब 7 संसदीय समूह बनाए गए हैं, इसमें 59 संसद सदस्य शामिल हैं, जो लगभग सभी राजनीतिक दल के सदस्य हैं इसमें। अब 7 सदस्यीय समूह के नेतृत्वकर्ता में, मतलब लीडरशिप बनाई गई है जो एक एक की, उनमें देख लीजिए कौन कौन है। यहाँ बीजेपी के बैजयंत पांडा हैं एक के, दूसरे के बीजेपी की रविशंकर प्रसाद हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के संजय कुमार झा हैं एक में शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं, एक में कांग्रेस सांसद सतीश थरूर हैं, ठीक है ना, ये का इधर कट गया है।
ये कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं, इनको लेकर काफी विवाद भी चल रहा है। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि हैं और सुप्रिया सुले। तो ये सभी जो हैं लीडर्स हैं इन 59 सांसदों की टीम के, जो जाएंगे और दुनिया भर को दिखाएंगे, बताएंगे सबूत वगैरह दिखा करके कैसे पाकिस्तान क्या कुछ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दी है? देखिए, एक मतदान केंद्र पर, एक पोलिंग बूथ पर वहां की जनता के हिसाब से जो 18 वर्ष से ऊपर की जनता होती है वो वोट करती है। तो एक एक मतदान केंद्र जो बनाया जाता है उसमें लिमिट रखी जाती थी कि 1500 वोटर्स रहें। कई कई बार आप एक देखते थे कि एक ही गांव में दो दो पोलिंग बूथ बना दिए जाते थे, ए बी करके। कई कई बार आप ये देखते थे कि एक पोलिंग बूथ पर 2 गांव के लोग आकर वोट डालते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि 1500 का एक माना जाता है ना, कि 1500 की आबादी एक जगह वोट दे। छोटा गांव है अगर तो 2 गांव को एक कर दिया जाता था, बड़ा गांव है अगर तो एक ही में 2 पोलिंग बूथ बना दिए जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा और घटाने का प्रयास किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके मतदाताओं की कर दी 1200, यानी एक पोलिंग बूथ पर 1200 लोग जो हैं ये वोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, मैक्सिमम वोटर्स असाइन टू पोलिंग स्टेशन रिड्यूसेस फ्रॉम 1500 टू 1200। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है। ऐसा इसलिए किया है जिससे सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो सके और वो भीड़ भाड़ उग्रवाद में ना बढ़ सके, इसीलिए संख्या थोड़ा सा और डाउन की गई है और अब फेयर तरीके से और हो पाएगा। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग की अगर बात करें वर्तमान में, तो देखिए चुनाव आयोग 3 सदस्यीय हो गया है 1993 के बाद। वर्ष 1950 में 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। नई दिल्ली में ये स्थित है और अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया था। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर विवेक जोशी और चुनाव आयुक्त हैं एक और सुखबीर सिंह संधू। ये 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, अगला। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने पर सहमति जताई है? तो यूएन ने साथी यूनाइटेड किंगडम में, यूएन नहीं यूके ने चागोस द्वीप जो इतने दिन से ले रखा था, इस द्वीप समूह को अब सौंप दिया है मॉरिशस को। ये एक्चुअली में मॉरिशस का ही द्वीप समूह है। ठीक है, मॉरिशस एक प्रकार का द्वीप देश है, उसके आसपास के भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जो उसी के ही हैं। तो उनमें से एक द्वीप था चागोस द्वीप, जहां पर ब्रिटिश का अभी तक राज था। मतलब आप सोचो, दुनिया भर में एक टाइम पर लगभग 70% देशों पर कब्जा होता था, राज होता था ब्रिटिशर्स का। धीरे धीरे ये सिमटते गए, धीरे धीरे आज़ादी देते गए और उसके बाद अपने में आ गए अभी यूके में। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे द्वीप हैं जो इन्होंने कब्जा रखे थे। तो अभी रिसेंटली मॉरिशस का इन्होंने ये द्वीप हैंड ओवर कर दिया है ऑफिशियली। ठीक है, तो ये हैंड ओवर किया गया है। इंडिया ने वेलकम किया है यूके के इस डिसीजन को टू हैंड ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। इंडिया क्यों वेलकम कर रहा है? इंडिया मॉरिशस में भी अपना एयरबेस वगैरह बनाकर रखा है और इंडिया मालदीव के पास भी रखा है, मतलब कि इसलिए एक प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए, है ना। ये कहना सही नहीं होगा कि अपना एयरबेस है वहाँ अमेरिका की तरह, ये कहना कि उनकी सिक्योरिटी का भी देखरेख हम लोग करते हैं एक प्रकार से। ठीक है, वो बहुत छोटे देश हैं, मेंटेनेंस करना उनका, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग ख्याल रखते हैं। तो खैर, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर अब सहमति यूके ने जता दी है। तो 22 मई 2025 को यह हस्ताक्षर कर दिया गया। बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, इसे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चागोस द्वीप जिसकी संप्रभुता भी हाल ही में यूके ने सौंपी है, ये किस देश का हिस्सा है या किस देश को सौंपी गई है? तो याद रखना मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस से लगभग 1250 मील की दूरी पर ये मध्य हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस की अगर बात करें तो आप देखोगे जैसे ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ पर ये तो मालदीव है, मालदीव से और नीचे आओगे इधर मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास यहाँ पर मॉरिशस है, मॉरिशस से थोड़ी सी ही दूर पर यहाँ पर एक छोटा सा ही द्वीप है चागोस द्वीप। ठीक है ना, तो इसीलिए इसी चागोस द्वीप की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए यहाँ पर जूम करके भी नहीं दिखेगा मैप में, आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हो कि आप भारत यहाँ पर है, भारत के नीचे ये हिंद महासागर में पड़ता है। अच्छा, यूके कहाँ पर है? यूके आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन राम गुलाम जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा मॉरिशस रूपी होती है और पोर्ट प्लेस राजधानी होती है।
अगला एक और जरूरी बात साथियों, एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया है, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज में 13 फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको, टेक्स्ट बुक का ये है, और इसके तहत आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा वर्तमान समय के जो, इसके अलावा नए मॉक टेस्ट, ये सब तो आप पाओगे ही पाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइव टेस्ट भी यहाँ पर होते रहते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लाइव टेस्ट भी रोजाना होते रहते हैं। तो आप एनटीपीसी की अगर टारगेट कर रहे हो तो एनटीपीसी का लाइव टेस्ट रोजाना दो, जिसमें लाखों बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, तो लाखों में आपकी रैंक पता लग पाती है। इसके अलावा 800 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो सभी का आप एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका मॉक टेस्ट यहाँ मिल जाएगा। तो ये तब मिलेगा जब आप एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तभी आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 12% का। कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो, कोई भी आप मॉक टेस्ट लेने जाना, एमजेटी कूपन कोड लगाना, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ का पास प्रो मैक्स वगैरह भी ले सकते हो, जिससे डिटेल पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिल जाएगी। पास प्रो लोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट का भी लिंक मैंने डाल रखा है, तो जाकर फ्री मॉक टेस्ट आप देख लो। 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने शौर्य चक्र प्रदान किए? तो शौर्य चक्र प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में 33। देखिए, शौर्य चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र, ये सब वीरता पुरस्कार होते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि देखिए, वीरता पुरस्कारों को आप ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे याद रखेंगे। वीरता पुरस्कार कितने होते हैं ये पूछा जाता है। तो वीरता पुरस्कार के एक्चुअली में 2 अंग होते हैं, एक होता है युद्ध के दौरान, एक होता है शांति के दौरान, ठीक है। तो अगर पहले युद्ध की बात करें, युद्ध के दौरान जो दिया जाने वाला है, और एक होता है शांति के दौरान, मतलब जब कोई युद्ध ना चल रहा हो, वैसे में कोई अगर छोटा मोटा घटनाएं हुई हो उसमें कोई वीरता दिखाया जाता है, तो उस दौरान। अगर युद्ध चल रहा होता है तो युद्ध में जो वीरता दिखाया रहता है उसके हिसाब से मिलता है। तो अब यहाँ पर इनका अलग अलग नाम भी है, इसको भी नोट डाउन करके रखना। सबसे बड़ा इसमें होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और ऑब्वियस सी बात है, जब युद्ध में सबसे बड़ी वीरता दिखाए हैं तो मतलब ये ओवरऑल में भी सबसे वीरता वाला पुरस्कार है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी परमवीर चक्र की रहेगी। इसके बाद होता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। इसके बाद होता है वीर चक्र, ठीक है। तो आप देखो इसमें सब में वीर मिल रहा है आपको, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। शांति की बात करें अगर, तो शांति में शांति का परमवीर चक्र कहते हैं अशोक को, ठीक है, अशोक चक्र को। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है। अशोक चक्र को शांति का महावीर चक्र कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये शांति में सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कीर्ति चक्र, और इसके बाद होता है आपका शौर्य चक्र। अब बात समझ में आई? तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र दिए हुए हैं, यानी शांति के क्षेत्र का ये वीरता पुरस्कार दिए हुए हैं। प्रायोरिटी कैसी होगी? तो प्रायोरिटी मैं ऐसे वर्बली बोल दे रहा हूं, लेकिन आप लोग लिख देना, ठीक है। सबसे पहले महावीर चक्र गिना जाएगा, फिर अशोक चक्र गिना जाएगा, फिर महावीर चक्र गिना जाएगा, परमवीर के बाद अशोक, अशोक के बाद महावीर, महावीर के बाद कीर्ति, कीर्ति के बाद वीर, वीर के बाद शौर्य, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी परमवीर चक्र की, दूसरी अशोक चक्र की, और लास्ट वाली शौर्य चक्र की। ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। राष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति भवन में देते हैं, मरणोपरांत भी दिया जाता है, जीवंतोपरांत भी दिया जाता है। जो वीरता दिखाया रहता है तो उनके देश के प्रति वीरता वाले भाव को हम लोग सम्मानित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। इन्होंने 6 कीर्ति चक्र दिए हैं और 33 शौर्य चक्र दिए। 4 कीर्ति चक्र विजेता और 7 शौर्य चक्र विजेता मरणोपरांत पाए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की? तो भारत सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है अभी हाल ही में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ये विस्टाडोम जंगल सफारी एक्चुअली में 2 वन्यजीव अभयारण्यों को एक प्रकार से जोड़ेगी। बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है उसको पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करेगी, और ये विस्टाडोम कोच सेवा होगी। 107 किलोमीटर लंबे जंगल के भीतर सफर होगी, जंगल सफारी टाइप का, और ये जंगल सफारी ट्रेन होगी। लोग यात्रा करेंगे, कांच वगैरह लगे रहेंगे मजबूत, है ना, और लोग देखते जाएंगे जंगल कैसा होता है, जानवर कैसे रहते हैं। 107 किलोमीटर लंबा ये है।
तो आप रूट देखने चाहो अगर तो रूट कुछ इस प्रकार से होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बहराइच से दुधवा जंगल सफारी तक। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर जिले में इसका अधिकांश हिस्सा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत की विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो फिच रेटिंग ने बताया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अगले 5 वर्षों तक 6.4% होने वाली है। देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रिडिक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल 6.4% रहेगी नेक्स्ट 5 साल तक। नेक्स्ट 5 साल तक हम लोग ऑन एन एवरेज 6.4% की दर से बढ़ेंगे। ये अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है इसको समझो। तो जीडीपी ग्रोथ रेट समझने के लिए सबसे पहले जीडीपी आना चाहिए। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कितना देश में डोमेस्टिकली प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 मार्च से शुरू होकर के 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक रहता है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के द्वारा कितनी वस्तुओं का और कितनी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वही होता है उस देश का जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब वो प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रहा है, जैसे पिछले वर्ष इतना ग्रोथ किए थे, इतनी जीडीपी रही थी, अगले वर्ष कितनी जीडीपी हो गई, उसके अगले वर्ष कितनी जीडीपी हो गई, तो ये बताता है किस दर से बढ़ रहे हैं। तो उसी दर से जो ग्रोथ रेट होती है, उसी दर से जो बढ़ने की जो दर होती है उसे कहते हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट। तो एक्चुअली में ये लोग ग्रोथ रेट का ही प्रोडिक्शन करते हैं कि मतलब पिछली बार कितनी जीडीपी थी, इस बार कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी जीडीपी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सबकी बढ़ती ही जाती है। हाँ, कुछ गिने चुने देश को छोड़कर बाकी लगभग सभी देशों की जीडीपी बढ़ती ही जाती है। फिच रेटिंग ने ये बताया हुआ है, ठीक है। और पिछले अनुमान से 0.2% अंक की वृद्धि की हुई है। भारत के लिए आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का पहला स्वर्ण पदक किस महिला निशानेबाज ने जीता? आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में अभी ये पहला पदक, इन्होंने पहला गोल्ड जीत लिया है कनक ने। कनक एक शूटर हैं, आपको ये दिख रही हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर वर्ल्ड कप में, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है, ये बात याद रखना। ये आईएसएसएफ का जूनियर विश्व कप है। आईएसएसएफ का विश्व कप जो मेन वाला होता है वो भी होता है, ये जूनियर वाला है अभी जो हो रहा है। तो जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, इवेंट भी पूछा जाएगा तो याद रखना 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, इसमें इन्होंने जीता है कनक ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में गोल्ड मेडल, ठीक है। अगला, हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? ये उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैंने आपको अभी उस वीडियो में बताया था ना, पिछले दिनों में, कुछ दिनों में जब से बांग्लादेश इधर उधर थ्रेटन कर रहा है, चाइना आंख दिखा रहा है, तब से हम लोग का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज़्यादा हो गया है और होना भी चाहिए था। इतने दिनों से इग्नोर हो रहा था, तो इसलिए से अब इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि उस पर बाकी लोग जो है नज़र बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा। इसी बीच मैंने आपको अभी एक परियोजना बताई थी कि भारत कोलकाता से म्यांमार के बीच में एक परियोजना बनाएगा, कॉरिडोर। इसके अलावा ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट अभी किया गया। तीस्ता प्रहार अभ्यास मैंने आपको बताया था, वहाँ पर किया भारत ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट पर फोकस कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में काफ़ी उसको ग्रोथ मिलने वाली है। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट होने का क्या मतलब ये ठीक वैसे ही जैसे राज्यों का इन्वेस्टर समिट होता है कि आते हैं बिजनेसमैन, वहाँ का रूपरेखा सब कुछ प्रपोजल वगैरह देखकर वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बताते हैं कि हम ये फैक्ट्री लगाने वाले हैं, हम ये वहाँ पर प्लांट लगाने वाले हैं, हम इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमें ये सहूलियत दे दो। तो ऐसे ऐसे करके सभी राज्य अपना इन्वेस्टर समिट कराते हैं। पीएम मोदी क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो अक्सर आप देखोगे लगभग सभी राज्यों में ये जाते हैं उद्घाटन करने, है ना। इनके संपर्क भी अच्छे खासे हैं बिजनेसमैन से, तो आते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट किए, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट के लिए था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आयोजन दिल्ली में हुआ, ये बात ध्यान रखना। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है नॉर्थ ईस्ट का समिट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले भी इसमें जिले रहेंगे ऑप्शन में, गुवाहाटी दे देगा या आपका अगरतला दे देगा या कहीं भी दे सकता है। तो नई दिल्ली बताना, मिस्टेक मत करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा 23-24 मई को ये आयोजित किया गया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने ईस्ट का एक नया परिभाषा भी दिया। जानते ही हो पीएम मोदी जो है वो कोड वगैरह ज़्यादा देते हैं बढ़िया से। तो ईस्ट का एक नया मतलब बताया इन्होंने कहा ईस्ट का मतलब एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथेन और ट्रांसफॉर्म। ईस्ट यानी हम लोग अब नॉर्थ ईस्ट को किस प्रकार से
करने वाले हैं फोकस। ये कुछ और समिट हैं जो अभी पिछले दिनों में हुई, जैसे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड में हुई। भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025-16 ब्राजील में। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन नई दिल्ली में। 11वां SMLME सम्मेलन यूएई में। वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन तेलंगाना में। और स्त्री शिखर सम्मेलन जो है हैदराबाद में हुआ। युवा सम्मेलन सिक्किम में हुआ। बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय की बैठक नेपाल में। ठीक है, अगला, कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय हो गया है। ये कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो। कोंकण रेलवे अभी तक भारतीय रेलवे का हिस्सा नहीं थी। जी हाँ, कोंकण रेलवे एक इंडिविजुअली चल रहा था, ऑपरेट कर रहा था, एक कंपनी के टाइप में। ये एक कह सकते हो PSU के मॉडल में चल रहा था। जैसे मेट्रो वगैरह होती ना, मेट्रो में क्या होता है कि वो भी एक PSU टाइप है। मेट्रो पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, मेट्रो में राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है, केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, तो 50-50% पर होता है। इसमें भी ऐसे ही था कुछ, लेकिन ये PSU टाइप का था, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग टाइप का। अब पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि 51% हिस्सा सरकार का रहता है, मतलब 50% से अधिक हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है। बाकी और चाहे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है या कोई राज्य सरकारों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ऐसे ये भी था, कोंकण रेलवे में 51% हिस्सा तो केंद्र सरकार की थी, लेकिन कुछ और कंपनियों का, कुछ और रेलवे राज्यों का ये था, 4 राज्यों का बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट था। अब ये स्थापित क्यों हुआ था इसको समझते हैं। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, लेकिन ये और अलग क्यों रखा गया, दोनों चीज को समझते हैं। अलग इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक स्पेशल तौर पर प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था। एक्चुअली में ना कोंकण रेलवे जो है, ये कोंकण जो तट है, कोंकण तट है या पश्चिमी घाट वाले जो तट है, उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए था। 4 राज्यों में, 4 राज्यों में कौन कौन से? 4 राज्यों में अगर बात करें, गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के लिए था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब ये कोंकण रेलवे जब बना ना, तो इसे इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना कहते थे। मतलब इसको एक करिश्मा ही मानते थे लोग कि यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर रेल जाती है। और कई बार अपने फिल्मों वगैरह में जो शूटिंग वगैरह में देखा होगा, ट्रेन वो यहीं से होती थी, फुटेज वगैरह। पहाड़ियों के बीच में जा रही है, जंगलों के बीच में, बहुत सारी वादियों के बीच में जा रही है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूट था, मतलब बहुत बड़ा ये हेडेक था कैसे ये बनाया जाए। लेकिन सक्सेसफुली ये बना, और बना भी, सक्सेस भी हुआ शुरुआत में, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लॉस झेल रहा था और इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। फंड नहीं आ रहे थे, ये ऑलरेडी लॉस में था, लगभग 3000 के आसपास करोड़ के आसपास इसका लॉस चला गया था। तो अब इसको भारतीय रेलवे में विलय करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को केंद्र सरकार ने पहले ही बहुत बहुत प्रस्ताव दिए, बाकी राज्य मान गए थे, महाराष्ट्र नहीं मान रहा था। महाराष्ट्र फाइनली अप्रैल 2025 में मान गया। अब विलय को मंजूरी मिल गई है। कोंकण रेलवे अब हो जाएगा भारतीय रेलवे का हिस्सा। ठीक है, मोटा मोटा बात यह है। लगभग 741 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है इसका स्ट्रक्चर पूरा। 1998 से ये ऑपरेटिव हो गया था, 1990 में लेकिन स्थापना हुई थी। 1990 से लेकर के 1998 तक ट्रैक वगैरह अच्छे से बने, उसके बाद ये ऑपरेटिव हो गया था। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये कंपनी के रूप में चलाया जा रहा था। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में शामिल थे। केंद्र सरकार के पास 51% हिस्सेदारी थी। उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेक महाराष्ट्र के पास था। ठीक है, केंद्र सरकार के बाद। तो बात समझ में आई पूरी बात। चलिए, ये थे आज के दिन के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर वगैरह भी कर दिया करो। कल मैंने आपसे पूछा था सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य, तो वो है लद्दाख। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा या ओवरऑल राज्यों में, तब लद्दाख बताना। लेकिन अगर भारत का पहला राज्य केवल पूछे और ऑप्शन में मिजोरम दिया जाए, तब आप मिजोरम लगाना। ठीक है ना। भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। ठीक है, एशिया का भी पहला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अनुवादक कौन है? ये आपको आज बताना है। एशियाई उत्पादकता संगठन की शासी निकाय बैठक का 67वां सत्र कहां आयोजित किया गया? ये बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके आज से हैं, यानी आज इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। स्टैटिक जीके की ई बुक का सैंपल भेज दिया गया है टेलीग्राम पर। वहीं टेलीग्राम पर आपको बाकी PDF भी भेज दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, सैंपल भी डाउनलोड करो और जा करके ई बुक आप खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।